Very good morning to all of you. Myself, Manoj Kumar Sharma, lecturer Commerce, Government Model Senior Secondary School, मुबारकपुर। +2 कॉमर्स सेक्शन के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इस क्लास के बाद आप ये जान पाएंगे कि कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ होता है, कार्यशील पूंजी की क्या विशेषताएं हैं और कार्यशील पूंजी में विनियोग करने से पहले कौन कौन से घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने स्थायी पूंजी विनियोग से संबंधित घटकों के बारे में पढ़ा है। स्थायी पूंजी से अभिप्राय किसी भी व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों में किए जाने वाले विनियोग से होता है। कार्यशील पूंजी किसी भी व्यवसाय के सामान्य कार्यों अथवा दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन पर लगाई जाती है। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के व्यय जैसे मजदूरी का भुगतान, वेतन का भुगतान, उत्पादन से संबंधित व्यय, छपाई एवं स्टेशनरी, किराया एवं कर आदि का भुगतान के लिए कार्यशील पूंजी का प्रयोग किया जाता है। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्व के अंतर को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय की अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है उसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसका अर्थ समझने के लिए वी विल डिस्कस द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। हम किसी कंपनी के स्थिति विवरण को देखते हैं तो किसी कंपनी के दायित्व पक्ष में चालू दायित्व 35,000 रुपये हैं और स्थायी दायित्व जो है वो 2,15,000 रुपये हैं, तो कुल दायित्व जो है वो 2,50,000 रुपये हैं। उसी तरह जो संपत्ति पक्ष है उसमें चालू संपत्तियां करंट एसेट्स जो हैं वो 50,000 रुपये हैं और स्थायी संपत्तियां जो हैं वो 2 लाख रुपये हैं, तो कुल संपत्तियां जो है वो 2,50,000 रुपये हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्यशील पूंजी का यहाँ अभिप्राय चालू संपत्तियां करंट एसेट्स 50,000 माइनस चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज 35,000 इज इक्वल टू 15,000 से है। तो 15,000 रुपया जो डिफरेंस है हमारे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का, वही हमारे पास जो है वो कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी से संबंधित हमारे पास दो अवधारणाएं हैं। एक हमारे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है और एक हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है सकल कार्यशील पूंजी जो है उसे किसी भी व्यवसाय की कुल चालू संपत्तियां जो होती हैं उसे ही सकल कार्यशील पूंजी कहा जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि 50,000 रुपया जो है वही किसी व्यवसाय की सकल कार्यशील पूंजी है, लेकिन शुद्ध कार्यशील पूंजी जो है उसे टोटल करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस करके ज्ञात किया जाता है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो 50,000 माइनस 35,000 वो हमारे पास 15,000 है। कार्यशील पूंजी से अभिप्राय चालू दायित्व के ऊपर चालू संपत्तियों के आधिक्य से है। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय गर्स्टनबर्ग। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी की विशेषताएं। कार्यशील पूंजी अपना स्वरूप निरंतर बदलती रहती है।
सेकंड इज कार्यशील पूंजी को आसानी से रोकड़ में बदला जा सकता है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता जो होती है वो समय समय पर बदलती रहती है और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कभी स्थायी एवं कभी अस्थायी होती है, परंतु कुछ मात्रा में इसकी आवश्यकता जो है वो निरंतर व्यवसाय में बनी रहती है। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी का महत्व, किसी व्यवसाय में कार्यशील पूंजी का क्या योगदान है। तो प्रत्येक व्यवसाय में दो प्रकार की संपत्तियों की आवश्यकता होती है, स्थायी संपत्तियों एवं अस्थायी संपत्तियों की। स्थायी संपत्तियों में हमारे पास फिक्स एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर आदि को शामिल किया जाता है, लेकिन चालू संपत्तियां जो करंट एसेट्स होती हैं उनमें कैश इन हैंड, जिसे हम रोकड़ शेष कहते हैं, बैंक शेष, बिल रिसीवेबल, प्राप्य बिल, देनदार, स्टॉक आदि को शामिल किया जाता है। चालू संपत्तियों का प्रयोग निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसे हम कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। नंबर 1, किसी भी व्यवसाय में रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, कच्चे माल को खरीदने के लिए, देन कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने के लिए, देन जो दैनिक क्रियाएं होती हैं किसी भी व्यवसाय को संचालन में, उनसे संबंधित व्ययों जैसे मजदूरी का भुगतान, वेतन आदि का भुगतान करने के लिए और चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए, देन विक्रय व्यवस्था एवं माल के उधार विक्रय के वित्त पोषण के लिए जो है वो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी की व्यवस्था को निर्धारित करने से पहले कौन कौन से घटक जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। व्यवसाय हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक निर्माणी व्यवसाय जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और सेकेंडली जो है वो व्यापारिक व्यवसाय जिसमें पहले से ही निर्मित वस्तुओं को बेचा जाता है। तो निर्माणी संस्थाओं में जहां कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यापारिक संस्थाओं में तैयार माल का ही, निर्मित माल का ही क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए ऐसे व्यवसाय में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, क्रियाओं का पैमाना। व्यवसायिक क्रियाओं का पैमाना जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि एक निर्माणी संस्था जिसका व्यवसाय बहुत छोटे पैमाने पर होता है उसे कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, और एक निर्माणी संस्था जिसका व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर होता है उसे अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट इज बिजनेस साइकिल, व्यवसायिक चक्र। व्यवसायिक चक्र का कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तेजी काल में जहां इनकम ज्यादा होती है, ऐसे समय में मांग बढ़ने से उत्पादन व बिक्री भी बढ़ती है, इसलिए जो है वो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन मंदी काल में मांग घटने से उत्पादन व बिक्री में भी कमी होती है, इसलिए जब बिक्री में कमी होगी तो उत्पादन भी कम होगा, और अगर उत्पादन कम होता है तो कम वर्किंग कैपिटल, कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल, उत्पादन चक्र। उत्पादन चक्र का अभिप्राय कच्चे माल को निर्मित माल में बदलने में लगने वाले समय से है। यह प्रोडक्शन साइकिल, यह अवधि जो है वो जितनी लंबी होगी
उतने ही अधिक समय के लिए पूंजी जो है वो कच्चे माल व अर्ध निर्मित माल में फंसी रहेगी। इसलिए जो है वो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन जहां उत्पादन चक्र की अवधि बहुत कम होती है, अतः बहुत जल्दी कच्चे माल से निर्मित माल बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीजनल फैक्टर, मौसमी घटक। कुछ वस्तुओं की मांग पूरे वर्ष निरंतर बनी रहती है और कुछ वस्तुओं की मांग जो है वो कुछ मौसम में ही की जाती है। जिन वस्तुओं की मांग पूरे वर्ष समान रूप से बनी रहती है उनका उत्पादन एवं विक्रय भी लगातार चलता रहता है। इसलिए ऐसे व्यवसाय में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। और यदि कुछ वस्तुओं की मांग किसी विशेष मौसम में ही होती है लेकिन उनका उत्पादन जो है वो पूरे वर्ष किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग होने पर पूर्ति सही प्रकार से हो सके तो इसके लिए जो है वो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट अलाउड। जो संस्थाएं अधिक बिक्री नगद करती हैं उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके पास नगद की कमी कम होती है। लेकिन ऐसी संस्थाएं जो अधिक माल उधार बेचती हैं, तो ऐसी संस्थाओं के लिए जो है वो अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज उधार सुविधा की प्राप्ति, क्रेडिट अवेलेबल। यदि वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल एवं अन्य सामग्री जो है उधार पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि कच्चा माल एवं अन्य सामग्री जो है उधार पर उपलब्ध ना हो तो शीघ्र भुगतान करने के लिए ऐसे व्यवसाय को अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कच्चे माल की उपलब्धता। यदि संस्था द्वारा ऐसा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है जो पूरे वर्ष आसानी से उपलब्ध रहता है, तो ऐसी स्थिति में कम कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। और यदि कच्चा माल कुछ विशेष महीनों में ही उपलब्ध होता है, कुछ विशेष मौसम या समय पर ही उपलब्ध होता है और उसका उत्पादन जो है वो निरंतर चलता रहता है, तो कच्चे माल को स्टॉक करने के लिए अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। देन लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, विकास संभावनाएं। ऐसी संस्थाएं जिनके विकास की संभावनाएं भविष्य में बहुत होती हैं, भविष्य में वे संस्थाएं जो है वो अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकती हैं, तो उन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी संस्थाएं जिनके विकास की संभावनाएं जो हैं वो भविष्य में नहीं होती हैं या कम होती हैं, उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। सो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने कार्यशील पूंजी का अर्थ, कार्यशील पूंजी की विशेषताएं और कार्यशील पूंजी को प्राप्त करने से पहले कौन कौन से घटकों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी का अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट जो है वो आप सभी को समझ में आगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।